मेरा नाम दीपक वर्मा है। मैं एसएमआईएस गवर्नमेंट कॉलेज गांधीनगर में बीएमएस फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। टीचिंग का मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है, जहाँ पे मैंने 11-12 के बच्चों को 1 साल ऑफलाइन बायोलॉजी पढ़ाया है। मेरे इंस्टा पे 2 पेज हैं, जिन पे 1.5 लाख फॉलोवर हैं, जहाँ पे मैं बच्चों को नीट के बारे में अपडेट करता रहता हूँ। मैं अकेडमी पर इसलिए आना चाहता हूँ कि टीचिंग मेरा एक पैशन है, और मैं वहाँ आकर अपने एक्सपीरियंस को बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के जरिए अपनी नॉलेज को बच्चों तक पहुँचाना चाहता हूँ। अब हम स्टडी प्लान की बात करते हैं, तो क्लास 11th में यूनिट फर्स्ट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, चैप्टर फर्स्ट है द लिविंग वर्ल्ड। ये 4 आवर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे स्पीसीज, जीन्स, फैमिली, ऑर्डर, नोमेनक्लेचर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर सेकंड है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये हमारा 5 ओवर में हो जाएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, लाइकेन, वायरस एंड वायरोइड। चैप्टर थर्ड है प्लांट किंगडम, जिसमें हम पढ़ेंगे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये 3 ओवर में हो जाएगा, जिसमें 1 घंटा लगेगा हमें एल्गी को पढ़ने में, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में 1 घंटा लगेगा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और प्लांट साइकिल को पढ़ने में हमें 1 घंटा लगेगा। फोर्थ चैप्टर है एनिमल किंगडम, जिसको पढ़ने में हमें 4 ओवर लगेंगे, जिसमें 1 घंटा लगेगा शुरुआत का पढ़ने में हमें, सिलोम, सेगमेंटेशन, इन सबको पढ़ने में बाकी 3 ओवर में हो जाएगा, पोरिफेरा से लेके मैमल्स तक। यूनिट सेकंड है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट, जिसमें चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसको पढ़ने में हमें 4 ओवर लग जाएंगे, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ, इनका मॉडिफिकेशन, इन सबको पढ़ने में 1 घंटा लग जाएगा। इन्फ्लोरेंस, फ्लोवर, फ्रूट, इनको पढ़ने में 1 घंटा लग जाएगा। सीड एंड फैमिली, इन सबको पढ़ने में हमें 1 घंटे से ज्यादा लग जाएगा, यानी 2 से 3 ओवर में कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 6 है एनाटोमी एंड फ्लावरिंग प्लांट। ये हमारा 4 ओवर में हो जाएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, मोनोकोट रूट, डाइकोट रूट और स्टेम और सेकेंडरी ग्रोथ। चैप्टर 7 है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, जिसमें हम पढ़ेंगे टिश्यू, मसल, नर्व टिश्यू, और साथ ही साथ पढ़ेंगे इसमें ग्लैंड के बारे में, साथ में हम पढ़ेंगे फ्रो के बारे में। ये हमारा 2 ओवर में कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट थर्ड है सेल। तो सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 ओवर में कंप्लीट हो जाएगा हमारा। बायोमोलिकुल्स, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो ये 4 ओवर लग जाएगा जिसमें पढ़ने में हमें। तो इसमें हम पढ़ेंगे शुगर, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इन सबको पढ़ेंगे, साथ ही साथ पढ़ेंगे हम एंजाइम और एंजाइम की प्रॉपर्टी और एक्शन। यूनिट 4 है प्लांट फिजियोलॉजी, चैप्टर 11 है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ये 4 ओवर में हम कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ वाटर, गैस, न्यूट्रिएंट, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्लांट वाटर रिलेशन, इमिशन, वाटर पोटेंशियल, osmosis, plasmolysis, long distance transport of water, absorption, apoplast, symplast, ट्रांसपिरेशन पुल, रूट प्रेशर, गटेशन, ट्रांसपिरेशन, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर 12 है मिनरल्स न्यूट्रिशन। इसमें हम पढ़ेंगे एसेंशियल मिनरल्स, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, डिफेंस सिस्टम, मिनरल टॉक्सिसिटी, और साथ में हम पढ़ेंगे इसमें नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन साइकिल और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस 2 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे इसको हम। चैप्टर 13 है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। इसमें हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, कौन सा पिगमेंट यूज होता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, C3 एंड C4 पाथवे, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ये 4 से 5 ओवर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 14 है रेस्पिरेशन इन प्लांट, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैस, सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एनर्जी रिलेशन, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर 15 है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे सीड जर्मिनेशन के बारे में, कि एक सीड कैसे जर्मिनेट होता है, प्लांट ऑफ ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ेंगे, कंडीशन ऑफ ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इसमें डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन के बारे में। तो ये 3 ओवर में कंप्लीट हो जाएगा हमारा। यूनिट 5 है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें 7 चैप्टर हैं, ऊपर चैप्टर में लगभग 4 ओवर लगेंगे, तो 28 ओवर में कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें 7 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है डाइजेस्टिव, सेकंड चैप्टर रेस्पिरेटरी, थर्ड चैप्टर सर्कुलेटरी, फोर्थ चैप्टर एक्सक्रेटरी, फिफ्थ चैप्टर लोकोमोशन और मोमेंटम, सिक्स चैप्टर है नर्वस सिस्टम और सेवन चैप्टर है एंडोक्राइन सिस्टम। केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल को C3 साइकिल, लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। केल्विन साइकिल सभी प्रकार के प्लांट में मिलता है, चाहे वो C3 हो चाहे C4 हो। ये रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा में एक रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है। रुबिस्को एंजाइम CO2 और O2 दोनों के साथ बाइंड हो सकता है। अगर ये CO2 के साथ बाइंड होता है तो हमें शुगर मिलती है, अगर ये O2 के साथ बाइंड होता है तो फोटो ऑक्सीडेशन होता है। CO2 और O2 दोनों के साथ बाइंड होने की टेंडेंसी इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है कि CO2 ज्यादा है या O2 ज्यादा है।
लाइट रिएक्शन में जो NADPH और ATP बने थे उनका इस रिएक्शन में यूज होता है और हमें शुगर मिलती है। ये शुगर कैसे बनती है तो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट जो 5 कार्बन वाला है वो CO2 के साथ कंबाइंड होता है। CO2 के साथ कंबाइंड होके 3 फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मोल मिलते हैं। इस रिएक्शन को कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। ये पूरी रिएक्शन है जो स्टेप है रोबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में होता है और ये पूरी रिएक्शन है स्ट्रोमा में हो रही होती है। ये 5 कार्बन वाला है, एक कार्बन CO2 से आया तो ये 6 कार्बन हो गए और 2 मोल 3 फॉस्फोग्लिसरेट के मिल गए जो 3 कार्बन वाला है। अगला जो स्टेप है उसमें रिडक्शन होता है। रिडक्शन में ट्रायोज फॉस्फेट मिलता है जिसमें 2 ATP और NADPH के 2 मोल का यूज होता है। ट्रायोज फॉस्फेट से बाद में शुगर मिलती है और रिजनरेशन में क्या होता है कि एक ATP का यूज होता है और बाद में RUBP दोबारा रीजनरेट होता है। अब स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल 3 है। तो सबसे पहला है जो कार्बन फिक्सेशन, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है रीजनरेशन। कार्बन फिक्सेशन में RUBP CO2 के साथ कंबाइंड होता है। RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में और 2 मोल 3PJ के मिलते हैं। रिडक्शन में 2 ATP और 2 NADPH का यूज होता है जिससे हमें शुगर मिलती है। रीजनरेशन में क्या होता है कि RUBP वापस बनता है यानी उसका रीजनरेशन होता है जिसमें एक ATP का कंज्यूम होता है। अब 1 मोल CO2 के लिए 3 ATP और 2 NADPH की जरूरत होती है और 6 मोल CO2 या एक ग्लूकोज के लिए 18 ATP की जरूरत होती है और NADPH के 12 NADPH की जरूरत होती है। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार साइकिल में जाके कैसे कैसे यूज हो रही हैं। तो एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए 2 ATP और 2 NADPH का यूज रिडक्शन में हो रहा है और एक ATP का यूज हो रहा है रिजनरेशन में। तो 3 ATP और 2 NADPH का यूज हो रहा है। इस प्रकार CO2 के 6 मॉलिक्यूल की जरूरत होती है हमें 1 मोल ग्लूकोज के लिए। तो ये साइकिल 6 बार चलेगा। 6 बार चलने से क्या 3 ATP एक बार में कंज्यूम हो रही है तो 6 × 18 ATP और NADPH के 12 मोल की जरूरत होगी।